सबसे पहला एक क्वेश्चन दिखाई देता है आपको, टॉपिक टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप में पहला क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है आपको? ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में क्या होता है, ध्यान से देखो। आपके पास दो मिरर्स का कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा। एक ये मिरर हो गया और एक मिरर यहां पे हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर and this will be parabolic concave mirror. This will be parabolic concave mirror. टेलीस्कोप कैसे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज होता है? डिस्टेंट या नियर बाय? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका मतलब जो आपके पास लाइट रे आएंगी वो पैरेलल आएंगी, इन्फिनिटी से आएंगी, दैट मीन्स पैरेलल आएंगी, राइट। फर्दर ये जो लाइट रे हैं, ये जो मेरा कॉनकेव मिरर है वो इनको रिफ्लेक्ट बैक करेगा टुवर्ड्स द कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? फिर ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, यहां पे सामने की तरफ एक ट्यूब लगी होगी और ट्यूब में लगा होता है एक लेंस, छोटा लेंस, ठीक है। ये इसको क्या करता है, इस लेंस की तरफ भेज देता है, और ये जो लेंस क्या करता है, इसको फर्दर कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे, और इमेज दिखती है किसको? ऑब्जर्वर। यहां पे एक कॉन्वेक्स लेंस लगा होगा, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बेटर होते हैं। कारण एक तो लेंसेज का साइज, लेंसेज हल्के होते हैं, सॉरी मिरर्स आपके हल्के होते हैं लेंस के रेस्पेक्ट में। लेंस हैवी होता है, लेंस की एक अच्छी थिकनेस होती है और मिरर की थिकनेस क्या होती है? बहुत कम। दूसरा, लेंस को आपको अगर मान लो जैसे आपके स्पेक्स हैं, स्पेक्स में आप लेंस को रोकना चाहते हो तो आप कहाँ से पकड़ोगे स्पेक्स को? कॉर्नर से, राइट। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सपोर्ट मिडल में डाल दे कोई, कि लेंस गिर ना जाए, चलो यहाँ पे एक प्लास्टिक का पीस लगा देते हैं सामने की तरफ। विल इट वर्क? आंसर इज नो। तो कॉर्नर से पकड़ना पड़ेगा लेंस को, राइट। पर मिरर के साथ क्या फायदा है? मिरर में तो सामने आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है, बैक साइड में कुछ भी लगा लो, आप अच्छा सपोर्ट दे सकते हो बैक साइड में, मतलब पूरी सरफेस आप सपोर्ट कर सकते हो। तो हैंडी हो गया मेरे लिए, ठीक है, चीज़ें संभालना आसान रहेगा। इज इट क्लियर? और लेंस अगर कोने से भी हल्का सा भी टूट गया मेरा तो वो निकल के बाहर आ जाता है। जैसे आपका कई केसेस में क्या होता है, स्पेक्स बाहर निकल आते हैं, पॉप कर जाते हैं उसमें से, थोड़ा सा भी टूट गया कहीं से लेंस निकल आएगा बाहर। तो लेंस से बनी चीज़ों को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। रिस्पेक्टिव हमारा जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है उसमें देखोगे तो आपके पास मिरर लगे हुए हैं, मिरर को संभालना थोड़ा आसान होता है, हैंडी रहता है। वेट कम है, मिरर्स का वेट क्या रहता है? कम रहता है। लेंस का वेट बहुत हैवी हो जाता है टेलीस्कोप की केसेस में। तो अगर मुझे ऐसा टेलीस्कोप चाहिए जिसको मैं हैंडी यूज़ कर पाऊँ, इधर उधर ले जाके ट्रैवल कर पाऊँ, तो मुझे कैसा टेलीस्कोप यूज़ करना चाहिए? रिफ्लेक्टिंग टाइप। और अगर मेरे पास मुझे ऐसा टेलीस्कोप चाहिए, एक बार मैंने छत पे लगा के छोड़ दिया, बस उसको वहीं पे यूज़ करना है, हिलाना डुलाना ही नहीं, तो फिर मैं लेंस वाला टेलीस्कोप यूज़ कर सकता हूँ वहाँ पे। इतना समझ आया? तो क्वेश्चन था ड्रो अ डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। आपने ये डायग्राम बनाना है, दैट्स इट। अगर इसकी फंक्शनिंग लिखने को आ जाए तो कैसे लिखोगे? जो दिख रहा है वही लिखना है। इन्फिनिटी रेज आ रही हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, कैसी आती हैं? पैरेलल आती हैं। वो फॉल कौन से लेंस पे मिरर पे कर रही हैं? पैराबोलिक कॉनकेव मिरर पे। वो उनको कन्वर्ज करता है टुवर्ड्स कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर फर्दर उनको कन्वर्ज करता है टुवर्ड्स अ कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस एक फाइनल इमेज बनाता है जो किसको दिखती है? आपके ऑब्जर्वर को दिखती है। एंड दैट इज द एक्सप्लेनेशन, नथिंग एल्स। इसके अलावा कुछ नहीं लिखना इसके अंदर। ये चीज़ समझ आती है बच्चा पार्टी? नोट इट डाउन।
क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट पोजीशन, ऑल्सो राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर एंड ट्यूब लेंथ। राइट करना है, डिड्यूस नहीं करना है। इज इट क्लियर? अब मेरी बात समझो। पहले एक बात बताओ, टेलीस्कोप है तो टेलीस्कोप में कितने लेंस लगे होंगे आपके पास? 2 लेंस लगे होंगे, एक होगा ऑब्जेक्टिव, एक होगा आई पीस। अब मुझे बताओ कौन सा लेंस बड़ा होगा, ऑब्जेक्टिव या आई पी लेंस? तो आंसर इज ऑब्जेक्टिव विल बी बिगर एंड आई लेंस विल बी स्मॉलर। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप अपना आई लेंस बना लो, सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस बना लो एक बड़ा सा, और इसकी बना दो एक ऑप्टिकल। इतना काम कर लोगे? प्लीज पहले समझ लो, बाद में कॉपी करना। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर रे फॉल करानी है। यू नीड टू पुट 2 रेज हियर। 2 रेज फॉल करानी है उठा के। इन्फिनिटी से आ रही है तो कैसी आनी चाहिए? पैरेलल आनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती होगी वो ये, जो ये तुम ऑप्टिकल सेंटर से रे लेके जाओगे ना, इसका एंगल कम से कम रखना। जितना बड़ा एंगल रखोगे उतनी दूर जाके आपको क्या दिखेगी, इमेज बनती हुई नजर आएगी, और आपको फील होगा कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है उससे भी बड़ा मुझे क्या बनाना पड़ रहा है, आई लेंस बनाना पड़ रहा है, विच विल बी अ डिजास्टर इन द क्वेश्चन। अगर आपने ऐसा कर दिया, टीचर लेंसेज की पोजीशन को देख के कहेगा इसको तो पता ही नहीं है इसने क्या बनाया, और वहीं काट के निकल जाएगा चुपचाप। तो क्या करना है, आपने इस जो रे ये वाली आएगी इसको थोड़ा सा अपनी एक्सिस के जितने कम एंगल पे रखोगे उतना अच्छा। इतना। अब इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पे बना दो, यहाँ तक। क्लियर? अब दूसरा काम, इसके बाद क्या समझना है, अब आप यहां से क्या करोगे, इसको बेंड करोगे रे को। अब सोचो आपने यहां पे बेंड किया, व्हाट विल हैपन, ये दूर होगा। तो होगा क्या, मेरी कॉपी इतनी बड़ी है, आपकी रे मीट हो रही इतनी दूर जाके, तो दूसरा लेंस कहां बनाओगे? तो क्या करना है, इसको नजदीक में बेंड करना है। ये चीज समझ आई? इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा नजदीक में बेंड करेंगे, और आगे नहीं लेके जाना, बस जहां ये कट होगी ना बस हो गया, अपना काम निपट गया यहाँ पे। जहां ये कट होके मिल रही है, अब यहां पे मैं क्या बना दूंगा, अपना दूसरा लेंस, आई लेंस यहां पे पुट कर देंगे अपना लाके। ये लो भाई, अब आपको दिखेगा कि आई लेंस बाय डिफॉल्ट कैसा बन जाएगा तुम्हारा, छोटा बन जाएगा। ये चीज समझ आई बच्चा? मेरा आई लेंस बन गया और दिख भी रहा है, अब कैसा दिख रहा है, टेलीस्कोप जैसा दिखना स्टार्ट हो गया। ठीक है। अगले डायग्राम में भी इतना डायग्राम तो हम एज इट इज लेके जाएंगे, देयर विल बी नो चेंज। आगे क्या करना है उस पर समझते हैं। अच्छा, ये जो रे आई थी, ये जब यहां से बैंड होके गई तो कहां मीट होगी? ये पॉइंट कौन सा होगा? इट विल नॉट बी द फोकस पॉइंट। मेरी बात समझो, रीजन बिहाइंड, क्योंकि ये रे जो है अब एक्सिस के पैरेलल नहीं आई थी, तो ये जहां मीट होंगी दैट विल बी द फोकस पॉइंट। यहां पे एक इमेज बनेगी और ये पॉइंट क्या होगा मेरा यहाँ पे, एफ। याद रहेगी बात? पक्का? अब आगे समझो। अब आपने यहां से 2 नई रे जनरेट करनी है। एक रे आप पैरेलल लेके जाओगे और एक रे लेके जाओगे ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर वाली रे एज इट इज पास कर देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करना। अब आपने क्या करना है, इसको पीछे की तरफ डॉटेड मिला बना देना है। इतनी कहानी समझ आती है? अब फर्दर समझो। अब इसमें 2 टाइप के केस बनते हैं। ये कौन से वाला है? नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट वो होता है जिसमें फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। फाइनल इमेज किस पे बनती है? इन्फिनिटी पे। तो आपने क्या करना है, इसको मीट नहीं होने देना। यहाँ पे आपको ऐसा फील कराना है कि जाके बहुत दूर मीट होगी। तो 2 रेज आप यहाँ से एक रे लेके जाओ, तो थोड़ी सी क्या वो इसके साथ हल्का सा एंगल बढ़ता चला जाए, और फिर इसके बाद इसको आगे खींच देंगे। ना समझ आया? ये जहां से पास होगी इस पॉइंट को नाम दे देंगे एफ। इतना क्लियर हो गया बच्चा सबको? अब ये देखो मीट नहीं हुई ना, अभी फील हो रहा है जाके यहाँ कहीं दूर मीट होंगी, मतलब इन्फिनिटी में मीट होंगी। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस बन गया। इतना समझ आता है? फर्दर नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस है, तो जो आपका FO पॉइंट है वही आपका FE पॉइंट है। मतलब यही पॉइंट मेरा FO है और ये इसके लिए क्या है, FE है। इज इट क्लियर?
तो दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा काम और करना है आपने। ये एंगल आप मेंशन करेंगे अल्फा, इस एंगल को भी क्या मेंशन करेंगे, अल्फा। अल्फा ये सेम एंगल रहेगा। ये एंगल आप मेंशन करेंगे बीटा, इसको लिख देंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, और इसको बोल देंगे आई लेंस। आई लेंस बोल सकते हो या आई पीस बोल सकते हो। अच्छा एक चीज समझो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, एफ ओ, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस एफ ई। तो अगर मैं तुमसे इस केस में ट्यूब लेंथ पूछूं एल, तो आंसर आएगा एफ ओ प्लस, बोलो बच्चा, एफ ओ प्लस। इज इट क्लियर, बात समझ आती है। तो क्वेश्चन ने मेरे से देखो दो चीजें पूछी थी, पहला डायग्राम बनाओ, बना दिया। दूसरा मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, तो इस केस में उसने एक्सप्रेशन पूछा है बस, तो एक्सप्रेशन पूछा है तो ए पार्ट का आंसर क्या दोगे, तो आप बोलोगे m इज इक्वल टू माइनस एफ नोट बाय एफ ई। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करना है, वेयर एफ ओ क्या है एंड एफ ई क्या है। तो एफ ओ क्या है मेरे पास, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, एंड एफ ई को क्या लिख के आओगे, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। पहला काम हो गया। दूसरा उसने पूछा है ट्यूब लेंथ, अभी देख रहा ट्यूब लेंथ कितनी होती है, एफ नोट प्लस एफ, दैट्स इट। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, डायग्राम दे दिया, फॉर्मूला दे दिया, कहानी निपट गई। अब समझो गलतियां होने के चांस, अगर मान लो ये तुम्हारे पास 3 मार्क का क्वेश्चन बना, 1 मार्क्स का तो तुम्हारा डायग्राम हो गया, 1 मार्क का एक इन्फो आ गई, 1 की आ गई। तुमने फॉर्मूला लिख के आ गए एम इज इक्वल टू माइनस एफ ओ बाई एफ ई, एल इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई, बताया नहीं एफ ओ क्या है एफ ई क्या है। ठीक है, तो टीचर यहाँ पे तुम्हारा मार्क्स डिडक्ट करेगा ही करेगा, वो आधा मार्क्स उड़ा लेगा यहाँ पे। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन का इम्पैक्ट बनेगा भाई, बिल्कुल पड़ता है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया, नोट कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि आपको कंपाउंड टेलीस्कोप का क्या बनाना है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का डायग्राम बनाना है, पर कंडीशन बना दी है इस बार नियर पॉइंट पोजीशन, दैट मीन्स डिस्टिंक्ट विजन वाला केस बनाना है। तो देखो क्या केस में क्या चेंज आएगा, आपने सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव लेंस बनाना है, कि साइज थोड़ा बड़ा रखेंगे, ये आ गया इसका ऑप्टिकल एक्सिस। देन सेम सिनेरियो जो तुम्हें बताया था, आपने एक यहाँ से रे लेके आनी है, बहुत कम एंगल के साथ जाए, राइट, इसको अल्फा एंगल मेंशन कर लो, और एक इसके पैरेलल लेके आनी है, राइट, इसके पैरेलल चली गई फर्दर। अब इसके बाद क्या समझाया था कि इसको थोड़ा नज़दीक में ही बेंड कराना है, ज़्यादा दूर बेंड कराओगे तो आपका डायग्राम फैल जाएगा, तो आपने थोड़ा इसको नज़दीक में बेंड कराएंगे, और जहाँ जाके मेरे पास इमेज बनेगी दैट विल बी द पोजीशन ऑफ एफ ओ। ये चीज़ समझ आ गई। फर्दर अब क्या करना है, अब आप अपनी दूसरे लेंस को यहाँ पे रख देंगे, रखे विच विल बी आई लेंस, इन दोनों को लेंस पे जाके छोड़ देंगे एज इट इज। अब यहाँ पे आपने फर्दर 2 नई रेज जनरेट करनी है, एक रे आपकी पैरेलल लेके जाओगे, और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर वाली रे आप एज इट इज पास कर दोगे, और इस रे को आप पीछे की तरफ डॉटेड बना के दिखाओगे ऐसे। ना क्लियर है। फर्दर अब मुझे क्या चाहिए, फाइनल इमेज मेरी यहाँ बन जानी चाहिए डिस्टिंक्ट विजन पे। तो आपने क्या करना है, यहीं से मान लो यहाँ पे आप फाइनल इमेज दिखाना चाह रहे हो, ये पॉइंट बना लेते हैं, तो यहाँ से आप एक दूसरी रे लेके जाओगे, कहाँ तक लेके जाओगे, अपनी इस पैरेलल रे के एंड तक, और इसके बाद इसको एक्सटेंड कर दोगे एज इट इज। ठीक है, ये जहाँ से पास होगी वो क्या बन जाएगा इसका एफ ई। फाइनल इमेज यहाँ बनी है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन डी, जहाँ डी की वैल्यू नॉर्मली कितनी होती है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया। ये अल्फा है तो ये एंगल भी कितना होगा अल्फा, और ये एंगल तुम्हारा होगा, इसको नेमिंग दे देंगे, लेटस से ये तुम्हारा ए है, ये चलो ए है, ये बी है, इसको लिख लेंगे ए डैश और इसको लिख लेंगे बी डैश।
फाइनल एक चीज और समझेंगे, इस बार जो एफ ई होगा वो एफ ओ से थोड़ा इस तरफ दिखाई देगा आपको यहाँ पे, ठीक है। एफ ई जो होगा थोड़ा सा एफ ओ से थोड़ा इस तरफ दिखेगा। पहले केस में क्या था, एफ ओ और एफ ई एक ही पॉइंट पे थे, यहाँ पे एफ ई थोड़ा पहले बनाना है। रीजन बिहाइंड, क्योंकि लेंस के केस में अगर ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में होता है तभी उसकी इमेज सेम साइड बनती है, राइट, नहीं तो दूसरे साइड केस बनता। तो ये मेरे पास फाइनल डायग्राम बन गया, इसमें यहाँ पे मेंशन कर देंगे इट इज ऑब्जेक्टिव एंड इट इज आई पीस या आई लेंस। ना समझ आया? अच्छा, व्हाट अबाउट द ट्यूब लेंथ, यहाँ ट्यूब लेंथ कितनी होगी, ध्यान से देखते हैं। ये डिस्टेंस तो एफ ओ हो गया, ये डिस्टेंस अब एफ ई नहीं है, ये बनेगा यू ई। ये मेरे लिए आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट है, मतलब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यू ई। तो आंसर क्या बनेगा, एफ ओ प्लस मोड यू ई लगाएंगे। रीजन बिहाइंड, यू ई मेरा कैसा रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है, तो आप इसको पॉजिटिव करोगे। तो यहाँ पे भी आपसे दो क्वेश्चंस पूछ रहा है वो, मैग्नीफाइंग पावर एंड ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला बताइए। तो ए का जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी एम इज इक्वल टू माइनस एफ नोट बाई एफ ई ब्रैकेट 1 प्लस डी बाय एफ ई। और दूसरा इसने पूछा है ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला बताइए, तो आप बताओगे एफ नोट प्लस मॉड, क्या क्या बताना है, वेया। अब मैं चीज़ें बतानी पड़ेंगी पेपर में। एफ नोट आपको पता है क्या होता है, एफ ई भी पता है, डी डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एंड यू ई क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई पीस, ठीक है। तो ये है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, दूसरा फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, डिस्टिंक्ट विजन है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन विच इज 25 सेंटीमीटर, एंड यू इज डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई लेंस। ठीक है, नोट करो बच्चों। अब देखो इसको ड्राइव कैसे करेंगे, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। डिस्टिंक्ट डिवीजन वाला केस दिया है आपको, ओके। अब क्वेश्चन कैसे करना है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज बीटा बाय अल्फा विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan बीटा बाय tan अल्फा। रीज़न देंगे क्योंकि अल्फ़ा बीटा बहुत छोटे एंगल्स हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, इस वाले यहाँ को नेमिंग दे देते हैं, इसको लेट अस से P, इसको नेम दे देते हैं क्या। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को लेंगे, ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है ना आपने, और इससे हम निकालेंगे tan बीटा। tan बीटा कैसे निकालेंगे, हाँ इस वाले ट्रायंगल से, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एन ट्रायंगल, नाम क्या दे देंगे इसको, क्यू ए बी, और यहाँ हमने tan बीटा अप्लाई किया, tan बीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर विच इज़ ए बी बाय दिस डिस्टेंस विच इज़ ए क्यू। अब ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है इससे हम निकालेंगे tan अल्फा। एन ट्रायंगल नाम क्या आएगा, टी ए बी, और यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे tan अल्फा। अब देखो tan अल्फा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया इस केस का, ए बी, और बेस कितना हो गया इस केस का, ई है। इतना समझ आ गया बच्चा। ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो tan बीटा था आपके पास ए बी डिवाइड बाई ए क्यू, एंड tan अल्फा था ए बी डिवाइड बाई पी ए। देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो आंसर बन जाएगा आपका पी ए बाय पी क्यू। ओके, अब पी ए डिस्टेंस क्या है? पी से लेके ए तक की डिस्टेंस हमारी एक्चुअल में क्या थी? एफ नॉट के इक्वल। एफ ओ था। लाइट किस तरफ जा रही है? राइट इस तरफ जा रही है, तो ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेंगे और सारी डिस्टेंस कहाँ से नापेंगे? ऑप्टिकल सेंटर्स से। तो ऑप्टिकल सेंटर इसका क्या है? पी। पी से हम गए ए की तरफ, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पॉजिटिव एफ ओ रखेंगे। तो मैग्निफिकेशन हमारे पास आ गया एफ ओ बाय, लुक एट हियर, ए क्यू। ए क्यू क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आपके पास आई लेंस, दैट मीन्स यू ई। अब इस ये डिस्टेंस कहाँ से नापेंगे? इस वाले ऑप्टिकल सेंटर से, और ये ऑप्टिकल सेंटर से आप उल्टी डायरेक्शन में आओगे, मतलब नेगेटिव आएगा, माइनस का यू ई। इतना समझ आ गया बच्चा? क्लियरिटी आती है, पर थोड़ा सा और आगे बढ़ना है अभी फॉर्मूले को लेके। अब हम लगाएंगे आई लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला फॉर आई लेंस। व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/, आई लेंस है तो एफ ही लिख लेंगे। फाइनल इमेज कहाँ बनी है हमारी? डिस्टिंक्ट डिवीजन पे। फाइनल इमेज कहाँ बनी है हमारी? डिस्टिंक्ट डिवीजन पे। तो जो v है वो किसके इक्वल हो जाएगा? प्लस डी या माइनस डी? माइनस डी, क्योंकि यहाँ से नापूंगा, उल्टी डायरेक्शन में आऊँगा, तो आंसर क्या बनेगा? माइनस डी। तो माइनस 1/d लिख दूँ। व्हाट अबाउट यू ई? इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। तो माइनस यू ई रखेंगे तो बन जाएगा प्लस 1/यू ई। इतना समझ आ गया बच्चा? और यहाँ से हम 1/यू ई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो इस वाले पूरे फैक्टर को उठा के इधर ले आएंगे। तो 1/यू ई इज इक्वल टू 1/एफ ई प्लस 1/टी। 1/यू ई कैलकुलेट कर लिया, और इसके अंदर हम क्या करेंगे? 1/यू ई की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो m कितना आ जाएगा? माइनस एफ ओ, और 1/यू ई की जगह रख दिया हमने 1/एफ ई प्लस 1/टी। लास्ट स्टेप लेंगे हम, मैग्निफिकेशन विल बी माइनस एफ ओ, नीचे से हम एफ ई कॉमन निकाल लेंगे। एफ ई कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस एफ ई बाय, हाँ कौन से वाला? यहाँ पे, इस यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद अच्छा इसको समझना तेरे को, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? माइनस एफ नॉट इंटू 1/यू ई लिख सकते हैं ना ऐसा? तो हमने पूरी 1/यू ई की वैल्यू रिप्लेस कर दी। इज इट क्लियर? करो बच्चा। अच्छा, एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर यही डेरिवेशन आपका किसके लिए आ जाए? नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए आए, तो क्या करना है? यहाँ तक डिराइव कर लिया। अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट में डेरिवेशन आता है तो जस्ट आपने क्या करना है? डी की जगह रिप्लेस करना है इन्फिनिटी, क्योंकि फाइनल इमेज कहाँ बनी होगी उस केस में? इन्फिनिटी पे। समथिंग बाय इन्फिनिटी क्या हो जाता है? जीरो। तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा उस केस में हमारा? माइनस एफ ओ बाय एफ ई। तो सेम डेरिवेशन, लास्ट स्टेप चेंज। क्लियर? डिस्कस द डिफरेंस। रिफ्लेक्टिंग टाइप का मतलब कौन से टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं? जिसमें मिरर लगे हुए हैं। और रिफ्लेक्टिंग टाइप जिसमें हम लेंसेज की बात कर रहे हैं। तो पहला उसने पूछा अपर्चर की बात कर रहे हैं, तो यहां हम बड़े अपर्चर के मिरर्स यूज कर सकते हैं। रीजन बिहाइंड, मिरर्स हल्के होते हैं और उनको सपोर्ट किया जा सकता है। अपर्चर का मतलब क्या होता है बेटा? एक सेकंड, स्पेक्स समझा देता हूँ। पूरा लेंस ही है ना इसके अंदर, देख। अरे मतलब कुछ में होता है ना, नीचे की तरफ लेंस लगा होता है, समझो। ये पूरा लेंस है हमारा, ठीक है? इसका कुछ तो डायामीटर होगा ना, उस डायामीटर को नाम दिया गया अपर्चर। अपर्चर बड़ा होना मतलब डायामीटर बड़ा होना, ठीक है? अब मुझे टेलीस्कोप बनाना है, तो टेलीस्कोप बनाने के लिए मेरे पास ऑब्जेक्टिव का अपर्चर बहुत बड़ा होना चाहिए। और प्रॉब्लम क्या है कि अगर लेंस को मैं बड़ा बनाना चाहता हूँ तो हैवी लेंस को संभालने के लिए मुझे हैवी इक्विपमेंट चाहिए, और वो भी एजेस पे मैं संभाल पाऊंगा, अंदर नहीं लगा सकता सपोर्ट, तो उसके गिरने के टूटने के चांस ज़्यादा है। तो इसलिए अपर्चर मेरा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में बिगर होता है, लार्जर अपर्चर है। यहाँ पे कैसा अपर्चर है? लार्जर। और यहां कंपैरेटिवली कैसा होता है? स्मॉलर। दूसरा, रिजॉल्विंग पावर, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है रिजॉल्विंग पावर। अभी रिजॉल्विंग पावर क्या है समझना, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल समझाऊंगा।
ये दो पेन है, आपको दो अलग अलग दिख रहे हैं, आप दूर होते चले जाओ, दूर दूर, मेरे से बहुत दूर चले गए, कुछ देर बाद तुम्हें दिखेगा कि मेरे हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, बस ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिखने बंद हो जाएंगे। तो रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है दो डिस्टेंट क्लोज बाय ऑब्जेक्ट्स को भी अलग अलग देख पाना। ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं जो क्लोज बाई हैं, किस रेस्पेक्ट में, उनकी डिस्टेंस हमारे से इतनी है, उसके रेस्पेक्ट में क्लोज बाई है। ठीक है, वैसे तो बहुत दूर दूर है वो, पर हमारे बीच में और स्टार्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसके रेस्पेक्ट में उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसी है, कम है। और मेरा टेलीस्कोप ऐसा होना चाहिए जो दोनों की अलग अलग इमेज बना पाए, तो उसको बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। तो जो मेरा रिजॉल्विंग पावर होती है वो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की ज़्यादा होती है, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की कम होती है। यहाँ पे बात करेंगे हायर और यहाँ बात करेंगे, ठीक है। इमेज क्वालिटी, नो डाउट अगेन लेंस से बनी इमेज के रेस्पेक्ट में मिरर से बनी इमेज ज़्यादा क्लियर होती है। तो इमेज क्वालिटी में भी हम बात करेंगे तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की इमेज क्वालिटी हायर साइड पे होती है और रिफ्लेक्टिंग टाइप की लेस ब्राइट इमेज। इज इट क्लियर? यहाँ ब्राइटनेस बहुत अच्छी आती है, वहाँ ब्राइटनेस कम आती है। क्रोमेटिक एब्रिएशन एक अच्छा सा वर्ड है, पेपर में जरूर लिख के आना, 200% ये वर्ड अगर आपके पास डिफरेंस दे रहे हो तो ये वर्ड दिखना चाहिए। क्रोमेटिक एब्रिएशन का मतलब क्या होता है, हाँ समझो, थोड़ा सा समझो इस चीज़ को। मान लेते हैं हमारे पास कोई वाइट ऑब्जेक्ट है, वाइट ऑब्जेक्ट की मिरर जो इमेज बनाएगा वो वाइट ही बनाएगा, क्योंकि कोई डिस्पर्जन का फिनोमेना मिरर नहीं करता। पर लेंस में चांसेस हैं कि डिस्पर्जन हो सकता है, तो लेंस में केसेस क्या बनते हैं, वो कि वाइट ऑब्जेक्ट है बट उसकी क्या हो रही है, मल्टीपल कलर्ड इमेजेस बन रही हैं। रेड कलर की इमेज उसके ऊपर ओवरलैप कर रही है, फिर उसके बाद ऑरेंज कलर की इमेज उसके ऊपर ओवरलैप करती हुई नजर आएगी तुम्हारे पास, येलो कलर की इमेज, फिर इंडिगो कलर की, वॉयलेट की इमेजेस एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही हैं, ओवरलैप करती हुई नजर आती है। तो ऐसा सिनेरियो कभी कभी कौन बना देता है मेरे पास, टेलीस्कोप बनाता है। कौन सा टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो क्रोमेटिक एब्रिविएशन इसमें एब्सेंट होता है और इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है मेरे बच्चा। लास्ट मेंटेनेंस एंड डिजाइन, इसका मेंटेनेंस भी लो है और इसका डिजाइन भी आपका कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। इसका मेंटेनेंस भी हाई है और इसका डिजाइन भी हायर कॉस्ट पे जाता है। तो मेंटेनेंस लो है एंड डिजाइन कॉस्ट इफेक्टिव है। यहां मेंटेनेंस की बात करें तो बहुत हाई मेंटेनेंस है, और डिजाइन की बात करें दैट इज ऑल्सो नीड्स नीड्स और नहीं इन्वेस्टमेंट टू मेक, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए इसको बनाने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि सर फिर हमारे पास जो जनरली टेलीस्कोप होते हैं वो हम रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप क्यों यूज़ करते हैं। उसका रीज़न ये है बच्चा, रिफ्रैक्टिव टाइप टेलीस्कोप में हमारे पास एक रेंज बन जाती है, आप उससे एक बहुत ही वर्सटाइल क्या बना सकते हो, इमेजेस क्रिएट कर पाओगे। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की अगर बहुत ही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे उनकी इमेज बनाने की क्वालिटी वो गिरा देता है। ठीक है, प्रॉब्लम थोड़ी सी बस ये है कि रे कलेक्शन का पार्ट आपका लेंस अच्छे से कर लेता है, मिरर उतने वे से कर नहीं पाता है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, उसने कहा आपको ऐसे ही 2-3 लेंस बताएगा वो, और लेंस के रिगार्डिंग बोलेगा कि बताओ इन लेंस में से आप कौन सा लेंस ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ करोगे और कौन सा लेंस आप आईपीस के लिए यूज़ करोगे। अब ध्यान से समझ लो, टेलीस्कोप के लिए कॉन्सेप्ट अलग चलेगा, माइक्रोस्कोप के लिए कॉन्सेप्ट अलग चलेगा। तो क्वेश्चन हमारा किस बिहाफ पे अभी, टेलीस्कोप, तो मैं टेलीस्कोप का समझा रहा हूँ। ठीक है, टेलीस्कोप में अगर मुझे ऑब्जेक्टिव की बात करनी है
और आई पीस या आई लेंस। तो हम तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला फोकल लेंथ, दूसरा पावर एंड तीसरा अपर्चर। अपर्चर अभी समझाया था। अपर्चर का मतलब क्या है? डायामीटर। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में ये सब हाई होनी चाहिए। आपके पास फोकल लेंथ हाई होनी चाहिए, अपर्चर भी क्या होनी चाहिए? हाई। आई लेंस में ये दोनों क्या होने चाहिए? स्मॉल। क्या समझ आया? और क्योंकि पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो हाई इसका मतलब पावर क्या आ जाएगी? लो पावर का लेंस यूज करेंगे। यहाँ फोकल लेंथ कम है तो यहाँ पे हाई पावर का लेंस यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? तो अब देखो, मुझे ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए एक ऐसा चाहिए जिसकी पावर लो हो पर अपर्चर हाई हो। अपर्चर सबसे हाई किसकी है? इसकी। और इसकी पावर भी देखोगे तो क्या है? लो है। तो L1 को क्या यूज करोगे? एज अ ऑब्जेक्टिव यूज करोगे। रीजन क्या दोगे? एज इट हैज लो पावर एंड हाई अपर्चर, क्योंकि कभी कभी जस्टिफाई वर्ड आ जाता है। अच्छा जी, अब दूसरे की बात करते हैं। मुझे चाहिए हाई पावर का लेंस विद स्मॉल अपर्चर। लेंस अपर्चर दोनों की सेम है, तो मतलब L3 को यूज करूंगा। तो L3 विल बी यूज्ड एज हाई लेंस। और रीजन क्या दे दोगे? क्योंकि आई लेंस के लिए पावर हाई होनी चाहिए और अपर्चर स्मॉल होनी चाहिए। इज इट क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ आया? नोट करो। Why should the objective of telescope have large focal length and large aperture? अब समझो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लार्ज फोकल लेंथ की, कि इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा क्यों होनी चाहिए। मैग्नीफाइंग पावर जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। दो फॉर्मूले हमारे पास। देखो, पहला फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ बाई एफ ई। दूसरा फॉर्मूला क्या है? m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ बाई एफ ई ब्रैकेट 1 प्लस एफ ई बाई डी। तो दो फॉर्मूले मेरे पास, दोनों में आप देखो मैग्नीफाइंग पावर किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में? ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर मैग्नीफाइंग पावर है तो जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ होगी उतनी ज़्यादा अच्छी उसकी मैग्नीफाइंग पावर होगी। क्वेश्चन पहले पार्ट का समझ आ गया कि लार्ज फोकल लेंथ क्यों होनी चाहिए। दूसरे की बात करते हैं, लार्ज अपर्चर। अब बात करते हैं अपर्चर की बात करते हैं। ना ना, इसका कहानी कुछ और है। अपर्चर से समझेंगे। अपर्चर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है रिजॉल्विंग पावर के। रिजॉल्विंग पावर के। एंड अपर्चर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है ब्राइटनेस ऑफ इमेज के। अब पहले दूसरे फैक्ट को समझो। ब्राइटनेस ऑफ इमेज इस बात पे डिपेंड करता है कितनी लाइट रे उसने रिसीव की। अपर्चर बड़ा होगा तो लेंस का साइज बड़ा होगा, वो ज़्यादा लाइट रेज को रिसीव करेगा। ज़्यादा लाइट रेज रिसीव करेगा तो जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी? अच्छी ब्राइट इमेज बनेगी। अब बात करते हैं रिजॉल्विंग पावर की। तो रिजॉल्विंग पावर जो होती है, रिजॉल्विंग पावर, इसका फॉर्मूला होता है बच्चा d डिवाइड बाय 1.22 लैम्डा। आ सकता है इसीलिए लिखवा रहा हूँ। रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू क्या होता है? d डिवाइड बाय 1.22 लैम्डा। d क्या है यहाँ पे? डायामीटर ऑफ लेंस, वो भी ऑब्जेक्टिव। डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। एंड लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। बोलो बच्चा पार्टी, समझ आई कहानी? तो यहाँ पे ध्यान दो, जितना ज़्यादा डायामीटर उतनी ज़्यादा अपर्चर। तो ज़्यादा अपर्चर होगी ज़्यादा डायामीटर होगा, ज़्यादा डायामीटर होगा तो ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर होगी। क्लियर?
तो अगर ये क्वेश्चन आए तो इस टाइप से आपने इसका सॉल्यूशन देना है। क्लियर? नोट करेंगे। लुक एट द क्वेश्चन। A small telescope has an objective length of focal length 150 सेंटीमीटर। FO कितना दिया है आपको? 150 सेंटीमीटर। आई पीस कितना है? 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर कितनी होती है? -FO/FE। आंसर बनेगा -150/5। ये तो मैं नहीं आएगा इसलिए मैं बता रहा हूँ, डिवीजन करके आंसर कितना आएगा? 30। इज इट क्लियर? बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन है स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 150 सेंटीमीटर एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। FO कितना है आपका? FE is 5 सेंटीमीटर। If this telescope is used to view a 100 मीटर tall tower 3 किलोमीटर अवे। ओके, हमारा ऑब्जेक्ट जो है 100 मीटर टॉल है, ठीक है, जो हमारे लेंस से, ऑब्जेक्टिव लेंस से कितनी दूरी पे है? दैट मीन्स 3000 मीटर अवे। What is the height of image of tower formed by the objective lens? ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाई है उसकी हाइट पूछ रहा है। ये एंगल और ये एंगल इसमें क्या होता था? सेम, ठीक है। तो यहां से अगर मैं tan अल्फा देखूं तो क्या बनेगा? 100/3000 इज इक्वल टू, यहां से अगर मैं tan अल्फा देखूं तो ये फाइनल इमेज हाइट बनेगी h, और ये डिस्टेंस कितनी होती थी इस केस में? FO, और FO कितना है मेरे पास? 150, पर ये सेंटीमीटर में है तो हमें इसको मीटर में करना पड़ेगा। तो कितना बनेगा? 1 पॉइंट, नहीं बेटा ये तो मीटर में आ गए, पर ये वाला तो सेंटीमीटर में ना, तो इसको 1.5 मीटर कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h निकल आएगा। आंसर बनेगा तुम्हारा 1.5/30, दैट मीन्स 15/300, that will be 1/20 मीटर, और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100/20 दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो इमेज कितनी बड़ी बनेगी इस केस में? 5 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? नोट करेंगे बच्चा। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूजेस 2 lenses of power 10D and 1D। What is the magnifying power of the normal adjustment? नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला है -FO/FE, बट हमें पता है फोकल लेंथ जो होता है दैट इज इक्वल टू 1/पावर। फोकल लेंथ किसके इक्वल होता है? 1/पावर। तो देयरफॉर अगर मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पावर की टर्म्स में लिखूं तो क्या बनेगा? आई पीस की पावर डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट की पावर। आई पीस की पावर कितनी है हमारे पास? हाँ, अब देखो यहाँ पे उसने बताया नहीं, सुनो। हाँ, तो अभी हमने देखा था आई पीस की पावर ज़्यादा होती है और ऑब्जेक्टिव की पावर कम होती है, तो आपको रखना पड़ेगा आई पीस 10 पे जाएगा और आपका ऑब्जेक्टिव कितने पे जाएगा? 1 पावर पे। दैट आंसर कितना बनेगा? -10। तो मैग्नीफाइंग पावर विल बी -10। नेगेटिव यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव इंडिकेट करता है कि जो फाइनल इमेज होगी दैट विल बी इन्वर्टेड, फाइनल इमेज विल बी इन्वर्टेड। The sum of focal length of 2 lenses of refracting and reflecting type telescope is 105। मतलब FO plus FE कितना दिया हुआ है? 105। फर्दर कहता है फोकल लेंथ ऑफ वन लेंस इज 20 टाइम्स दैट ऑफ अनदर। किसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी? ऑब्जेक्टिव की। तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ है वो आई पीस की फोकल लेंथ से 20 टाइम्स है। अब वो दोनों की अलग नहीं, वो पूछ रहा है मेरे से मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, वो भी कौन से फॉर्म, मतलब -FO/FE वाला केस बनेगा। तो सबसे पहले FO की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। 20 FE प्लस FE विल बी 105, 21 FE विल बी 105, 21 5 बनेगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। FE विल बी 5 सेंटीमीटर। FE 5 है तो FO कितना हो जाएगा? 20 टाइम्स विल बी 100 सेंटीमीटर। और उसने पूछा है मैग्निफिकेशन बताओ। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बनेगा -FO बाय, दैट विल बी -100/5। आंसर इज
20। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ जायंट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एट एन ऑब्जर्वेटरी हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 मीटर। तो एफओ के बारे में आपको जानकारी दे दी है, कितनी है? 15 मीटर। इफ एन आईपीस लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर इज यूज्ड, फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप। वो पूछ रहा है एफ ई कितना बताया उसने? 1 सेंटीमीटर। या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1500 सेंटीमीटर का आ गया। अब उसने बोला इफ एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ इज यूज्ड टू फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप। इसने नहीं बताया कि हम कौन से ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो हमें दोनों टाइप का आपको आंसर दे के आना है इसमें। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हम मैग्निफिकेशन बताएंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट का। और उसका केस क्या बनेगा? माइनस एफ ओ बाय एफ ई माइनस एफ ओ कितना है अपना? 1500 बाय 1, तो आंसर सीधा माइनस 300 ही आ जाएगा। और दूसरा केस आप बनाओगे किसका? नियर पॉइंट का, मतलब डिस्टिंक्ट विजन वाला केस। डिस्टिंक्ट विजन में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बनता है? माइनस एफ ओ बाई एफ ई ब्रैकेट 1 प्लस एफ ई बाय टी। एफ ओ बाई एफ ई की वैल्यू तो अभी निकाली थी हमने, कितनी थी? 1500। 1 प्लस एफ ई इज 1, और डिस्टिंक्ट डिवीजन कितना लेके चलोगे? 25 सेंटीमीटर। डिस्टिंक्ट डिवीजन कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो आपके पास आंसर बनेगा इसमें माइनस 1500 इंटू एलसीएम ले लेंगे, 25 प्लस 1 हो जाएगा 26 बाय 25। 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा 60 टाइम्स, माइनस 60 इंटू 26 1560। ए पार्ट क्लियर हो गया सबको? हाँ जी, हाँ यही होते हैं बच्चा, डोंट, देयर इज नो डिफरेंस। फॉर्मूला तो मैग्निफिकेशंस की ही है हमारे पास। ओके, जो हम निकाल रहे हैं ना मैग्नीफाइंग बार, उसी को एंगुलर मैग्निफिकेशन या नॉर्मली मैग्निफिकेशन बोलते हैं। इसने कहा इसी टेलीस्कोप को हमें यूज करना है टू व्यू द मून, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ द मून फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। अगेन देखो सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन में अभी पिछला क्वेश्चन में हमारे पास किसकी इमेज की डिस्टेंस वो पूछ रहा था? टार के लिए। इस बार किसके लिए बात कर रहा है? मून के लिए। तो ये मेरा मून है यहाँ पे, और ये कौन सा लेंस है? मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस है। ये इसकी यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहा है? इमेज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो जो ये एंगल है और ये एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो आर्क लेंथ यहाँ पे डायामीटर ऑफ मून बन जाएगा, डायामीटर ऑफ मून डिवाइड बाय ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या होगी? इसको बोलते हैं लूनार ऑर्बिट। को क्या बोलते हैं? लूनार ऑर्बिट। क्वेश्चन में दिया भी होगा, एंड द रेडियस ऑफ लूनार ऑर्बिट इज दिस। लूनार ऑर्बिट का मतलब हुआ डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। तो यहां पे आ जाएगा रेडियस ऑफ लूनार ऑर्बिट। ना क्लियर हो गया? इज इक्वल टू, हमें चाहिए साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, या और प्रिसाइजली बोलेंगे तो डायमीटर ऑफ इमेज डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या बनेगी यहाँ पे? एफ ओ। अब देखो क्वेश्चन ने तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है। आपको डायमीटर ऑफ मून दिया है, ये रहा। आपको लूनार ऑर्बिट की रेडियस दे रही है, ये रही। एफ ओ आपको दिया है कि नहीं? ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कितनी है? 15। साइज ऑफ इमेज पूछ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना है। निकाल लोगे?